हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 28 ब्लैक नाइट अ नाइटमेयर। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय जब महेश्वरी के रूम में पहुंचा तो उसकी काफी खराब हालत थी। उसके हाथ और पैरों को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से टाई से बांधा हुआ था, जिसे देख अद्वैय हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान जो फेल हो गया था। लेकिन तभी अद्वैय की नजर उसकी शर्ट की पॉकेट में जाती है, जिसमें एक कागज था। एक टिश्यू पे ब्लैक नाइट ने अपना नाम लिपस्टिक के मार्क के साथ छोड़ा था। ये देख अद्वैय ब्लैक नाइट के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ये ब्लैक नाइट कौन है जो महेश्वरी के पीछे पड़ी है। इसलिए वो अमन को ब्लैक नाइट के बारे में पता करने को कहता है, और साथ ही ये भी कि वो उससे मिलना चाहता है। अद्वैय की बात सुन वहां खड़े अमन और सात्विक दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगते हैं। अमन को कुछ न कहते देख अद्वैय पीछे पलट के अपनी एक आईब्राव उठा के उससे पूछते हुए बोला, क्या हुआ? तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम ये काम नहीं करना चाहते? अद्वैय की बात सुन अमन थोड़ा हकलाते हुए बोला, आप सच में बल मेरा मतलब है ब्लैक नाइट से मिलना चाहते हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ छलक रही थी। अद्वैय उससे देख पूछते हुए बोला, क्यों, कोई परेशानी है क्या? तभी सात्विक बोला, लेकिन एएसआर वो। अमन और सात्विक दोनों को यूं बात को खींचते हुए देख अद्वैय थोड़े गुस्से में बोला, अब तुम दोनों क्या मेरा मुंह ही देखते रहोगे? बोलो भी डैम इट, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सात्विक अद्वैय को गुस्सा होते देख उसे ब्लैक नाइट के बारे में बताते हुए बोला, एएसआर, ब्लैक नाइट एक गैंगस्टर है जिसने लगभग सभी बिजनेसमैन की बैंड बजा रखी है। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता, सब उससे दूर भागते हैं। पिछले 1 साल से उसने भोपाल में कई लोगों के बिजनेस पे ताला लगा दिया है, या तो वो सभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अद्वैय उस कागज को अपनी पैंट्स की पॉकेट में रखते हुए अमन की आंखों में देखते हुए बोला, वो मैं नहीं जानता, मुझे उससे मिलना है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। ये देख अमन और सात्विक एक दूसरे को देखने लगते हैं। अमन कमर पे हाथ रखते हुए बोला, अब क्या करेंगे यार? और ये बॉस को जाने मेरी जॉब से क्या एलर्जी है, हर बार मेरी जॉब के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। जिस दिन जाऊंगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन वो ये सारी बातें अद्वैय के सामने नहीं कह सकता था, इसलिए सात्विक को हंसी आ जाती है। ये देख अमन उसे घूरते हुए बोला, हंसना बंद कर समझा, और मुझे ये बता कि अब क्या करेंगे? पता नहीं। इतना कह सात्विक एक गहरी सांस लेते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। ये देख अमन भी लटके हुए चेहरे के साथ उस होटल से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, और वो थी कि आप बॉस और बीवी को कभी खुश नहीं कर सकते। बीवी तो बेचारे के पास थी ही नहीं, लेकिन बॉस यानी कि अद्वैय कभी खुश होता नहीं था। अब तो उसे खुद पे दया आने लगी थी। अमन गाड़ी चला रहा था जब अद्वैय एक बार फिर ब्लैक नाइट के बारे में उससे पूछता है, ब्लैक नाइट सभी बिजनेसमैन के पीछे क्यों पड़ी है? अद्वैय की बात सुन अमन उसे रेयर व्यू मिरर से देखते हुए बोला, एएसआर, यू तो वो गैंगस्टर है, लेकिन उसने पिछले 1 साल से जितने भी बिजनेसमैन इलीगल काम करते थे उनकी ऐसी ऐसी हालत की है कि उन्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं है। वो तो यूथ का क्रेज बन चुकी है, स्पेशली बॉयज की, जब से उन्हें पता चला है कि वो एक लड़की है। अद्वैय अमन की बातें बड़ी ही गौर से सुन रहा था। एक मिस्टीरियस लड़की जिसने सब बिजनेसमैन का जीना हराम कर रखा है। अद्वैय के मुंह से उसके बारे में सोचते हुए अचानक निकला, इंटरेस्टिंग। ये देख अमन खुद में ही बोला, इंटरेस्टिंग माय फुट। क्या सोच के बॉस उससे मिलना चाहते हैं? ब्लैक नाइट एक नाइटमेयर की तरह है, एक बुरा सपना जिससे सब दूर रहना चाहते हैं। फिर वो अद्वैय को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ एएसआर, आप भी उनसे दूर ही रहिए। क्यों खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का शौक चढ़ा है आपको? अद्वैय उसकी बात सुन आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो अपने फोन में ब्लैक नाइट के बारे में सर्च करने लगा था। साथ ही उसे याद आता है कि आज ही तो सुबह उसने ब्लैक नाइट की न्यूज़ पढ़ी थी।
Nights Havoc continues. This time its victims are 4 businessmen of भोपाल. जैसे जैसे वो नीचे स्क्रॉल कर रहा था, ब्लैक नाइट की न्यूज देख के वो हैरान था, क्योंकि उसने बड़े से बड़े बिजनेसमैन को वो सड़क पे ले आई थी। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वही इंसान गलत काम करते थे। चाइल्ड लेबर से लेके विमेन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स से लेके ड्रग्स और छोटे मोटे माफिया को वो खत्म कर चुकी थी। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि सब उसे माफिया क्वीन का टैग दे चुके थे। गलत के साथ गलत करना, ये कहाँ तक जस्टिफाई है? अद्वैय इस बारे में सोच रहा था। अद्वैय जितना उसके बारे में पढ़ रहा था, उतना ही उसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। वो उससे एक बार जरूर मिलना चाहता था। तो वहीं ब्लैक नाइट होटल से निकलने के बाद इस वक्त एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी। उसे देखते ही एक आदमी अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? वो लड़की बिना उसकी बात पे ज्यादा ध्यान दिए एक चेयर पे बैठते हुए टेबल पे अपनी दोनों टांगे टिका देती है और एक छोटा सा प्लास्टिक का लिफाफा जिसमें महेश्वरी के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसकी ओर फेंक देती है। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। आंखों में नींद लिए वो उस व्यक्ति से बोली, अब मुझे सुबह के 4 बजे से पहले डिस्टर्ब मत करना, वरना कहीं अगला शिकार तुम ही ना हो जाओ। उसकी बात सुन वो इंसान बोला, तुम चाहो तो रूम में जाके रेस्ट। वो अपनी बात पूरी कहता, लेकिन तब तक वो चेयर पे बैठी बैठी ही सो जाती है। वो इंसान हमेशा ही इस लड़की के सोने के तरीके को देख हैरान हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब कभी भी वो यहाँ सोती थी, तो वो ऐसे ही सोती थी। वो व्यक्ति धीरे से बिना कोई आवाज किए वहां से निकल जाता है। बाहर इंसान खड़े वो अपने एक आदमी से बोला, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। ब्लैक नाइट आंखें बंद करके सोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अद्वैय का चेहरा आने लगता है, जब उसने उसे टाई से पकड़ के एक्सीडेंटली किस किया था। ये ख्याल आते ही उसकी आंखें अचानक से खुल जाती हैं और नींद को तो गायब होना ही था। उसकी उंगलियां अपने आप ही उसके होठों पे चली जाती हैं, लेकिन फिर वो खुद से ही बोली, ये सिर्फ एक गलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कह वो रात को ही वहां से कहीं निकल जाती है। किसी को भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। उसने चेहरे से मास्क अभी भी नहीं हटाया था। किसी ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका खौफ सभी के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। स्वान विलर। तो वही अद्वैय जब घर पहुंचा तो सब डिनर करने के बाद सोने चले गए थे। अभी वहां सिर्फ निर्मला जी थी, जो वहां कुछ काम कर रही थी। अद्वैय को बाहर से आते देख वो उसे देखते हुए बोली, खाना तो खा लो। उनकी बात सुन अद्वैय एक पल के लिए रुक जाता है, फिर कुछ सोचते हुए टेबल की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसने डिनर नहीं किया था और शायद निर्मला जी अगर पूछती नहीं तो वो करता भी नहीं। अद्वैय बिना कुछ कहे वहां बैठ जाता है। निर्मला जी ज्यादा टाइम न लेते हुए खाना गर्म करने चली जाती हैं। अद्वैय चुपचाप हाथ धोकर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था। निर्मला जी जल्द ही अद्वैय के लिए खाना गर्म करके ले आती हैं। अद्वैय उस प्लेट को देखने लगता है, फिर कुछ सोचते हुए खाना शुरू कर देता है। इस बीच भी दोनों माँ बेटे कोई बात नहीं करते। जाने क्यों वो उनसे बात नहीं करता था। आज उसे आए हुए 3 दिन बीत गए थे, लेकिन उसने उनसे कोई बात नहीं की थी। अद्वैय जल्दी जल्दी खाना खा के वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में खाना उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है। ये देख निर्मला जी जल्दी से उसे पानी का ग्लास देते हुए थोड़े चिंता भरे स्वर में बोली, आराम से खाओ अद्वैय। लेकिन फिर उसका नाम लेते लेते रुक जाती हैं। अद्वैय उनके हाथ से पानी का ग्लास ले लेता है, लेकिन अब की बार भी कुछ नहीं कहता। कुछ तो अजीब था दोनों माँ बेटे के बीच। खाना खाने के बाद वो जैसे ही प्लेट रखने किचन में जाने को हुआ, तो निर्मला जी उसके हाथ से प्लेट ले लेती हैं। अद्वैय वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है। निर्मला बस उसे जाते हुए देखती रहती है। अनुराधा जी थोड़ी दूर खड़ी ये देख रही थी। वो जानती थी कि अद्वैय ऐसा ही है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 16 साल पहले जो हुआ, उससे सब बाहर निकल तो गए, लेकिन उसने सबकी जिंदगियों को बदल के रख दिया। उनके बेटे की एक गलती ने उनके परिवार को तबाह करके रख दिया। अद्वैय अपने रूम में आकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। आते समय उसके हाथ में वो टिश्यू पेपर था। वो उस कागज को हाथ में लिए बेड पे लेट जाता है, लेकिन आज एक बार फिर उसे नींद नहीं आती। लेकिन अब की बार वो ब्लैक नाइट के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नज़र लिपस्टिक मार्क पे चली जाती है
और उसे जया वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वो एक बार फिर जया के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अब की बार उसे उस पे गुस्सा नहीं, बल्कि उसे उस पे हंसी आ रही थी। जया की बेवकूफी पे वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो जया के बारे में सोचते हुए नींद के आगोश में चला गया। क्या हुआ था 16 साल पहले? और कहाँ है अद्वैय के डैड? क्या अद्वैय मिल पाएगा ब्लैक नाइट से? क्या मोड़ लेगी जया और अद्वैय की जिंदगी? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर 29, बॉल पे सिक्सर और आउट। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वैय रात को जया के होटल में किए हुए कारनामे की याद कर मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में चला जाता है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो लड़की धीरे धीरे उसके दिमाग में जगह बनाने लगी थी। जो अद्वैय दूसरों के दिमाग से खेलता है, वो कहीं न कहीं अपने दिमाग में जया के बारे में सोचने लगा था। सुबह का समय, स्वान विला। अद्वैय सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने के लिए घर में ही बने हुए जिम में चला जाता है। रूम काफी बड़ा और फुली इक्विप्ड था, लगभग वहाँ सारा सामान था। 3 साल पहले वो और नक्श अक्सर यहाँ इकट्ठे वर्कआउट किया करते थे। नक्श उस वक्त छोटा था, लेकिन बड़े होकर 6 पैक एब्स बनाना चाहता था, इसलिए अक्सर अद्वैय के साथ यहाँ आ जाया करता था। उस समय अद्वैय अपने कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलता गया और आज तो ऐसी नौबत है कि नक्श को अद्वैय से बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। बस कुछ था जो इतने सालों में नहीं बदला, तो वो था नेहा और अद्वैय का रिश्ता। क्योंकि नेहा कभी भी फैमिली पॉलिटिक्स में पड़ी ही नहीं, सबसे छोटी जो थी, इसलिए आज भी अद्वैय से नहीं डरती। नेहा को अद्वैय से रूठना और उसे मनाना दोनों ही अच्छे से आता है। अद्वैय वर्कआउट करने के बाद वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वो अपने रूम में वापस आने के बाद वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर नहाने चला जाता है। तो वही अद्वैय के दादा पुरुषोत्तम जी सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये उनका रोज का शेड्यूल था। सुबह की चाय और अखबार दोनों ही जैसे उनकी प्रेमिकाएं थी, जो मजाल है कभी छूट जाएं। लेकिन साथ ही आज उनके चेहरे पे छाई मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही थी। अनुराधा जी ये देख सुबह से परेशान थी, क्योंकि उनका यूं मुस्कुराना किसी खतरे से कम नहीं था। वो कब से हाथ में चाय की प्याली लिए सोफे पे बैठी उन्हें एकटक देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि उनके दिमाग में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो वही पुरुषोत्तम जी को कल हयात होटल में जो कुछ भी हुआ था, उन्हें सब पता चल चुका था। बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सारी बात बता दी थी, इसलिए ही पुरुषोत्तम जी अब शांत नहीं बैठ सकते थे और उन्हें जो करना था वो कर चुके थे। अब बस उन्हें इंतजार था तो माथुर साहब का। जैसे ही अनुराधा जी कुछ कहने को हुई, तभी घर की डोरबेल बजती है। ये देख वो घर के नौकर हरिओम को आवाज लगाते हुए बोले, हरिओम जल्दी जाके देखिए दरवाजे पे कोई है। तो वही अनुराधा जी सोच रही थी कि इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। हरिओम जाके दरवाजा खोलता है, तो वहां काले सूट में लगभग 40 से 45 साल का व्यक्ति खड़ा था। ये थे माथुर साहब। हरिओम के दरवाजा खोलते ही वो व्यक्ति अंदर आ जाता है। आते ही उनकी नजर अनुराधा जी पे जाती है। वो मुस्कुरा उन्हें ग्रीट करते हैं, तो अनुराधा जी भी मुस्कुराकर उन्हें रिप्लाई कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। तभी अद्वैय के दादाजी मुस्कुराते हुए माथुर साहब से बोले, आइए आइए माथुर साहब, बैठिए। उनकी बात सुन माथुर उन्हें ग्रीट करते हुए सोफे पे बैठ जाता है। माथुर को वहां देख अनुराधा जी किचन की ओर बढ़ जाती हैं। वो वहां काम कर रही निर्मला से पूछते हुए बोली, अब इस बुढ़ू के दिमाग में क्या चल रहा है। निर्मला जी जानती थी कि उनकी सास जब भी अपने पति यानी पुरुषोत्तम जी पे गुस्सा या उनसे नाराज होती है तो वो उन्हें बुढ़ू कहती हैं। उनकी बात सुन निर्मला जी बोली, अब क्या हुआ माँ? वो मुस्कुराते हुए आलू के पराठे सेकते हुए बोली। अनुराधा जी निर्मला को देखते हुए बोली, ये माथुर सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है। निर्मला भी हैरानी के साथ अनुराधा जी को देखते हुए बोली, वकील साहब आए हैं। लेकिन क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अनुराधा जी चिंता भरे स्वर में बोली। निर्मला जी हरिओम को माथुर साहब को पानी देने के लिए भेजती हैं। ये देख अनुराधा जी पहले हरिओम को अपने पास बुलाते हुए बोली, हरिओम मेरी बात ध्यान से सुन, वो माथुर यहाँ क्या करने आया है? उनकी सारी बातें सुनने के बाद ही आना, समझा? हरिओम दादी की बात सुन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन मालकिन का ऑर्डर था, तो वो करता भी तो क्या।
इसलिए वो पानी देने के बहाने उनकी बातें सुनने चला जाता है। तो वही निर्मला जी माथुर साहब के लिए साथ में चाय चढ़ा देती हैं। तभी पुरुषोत्तम जी माथुर से पूछते हुए बोले, हमने जो कहा था आपने वो काम कर दिया? माथुर उन्हें देखते हुए थोड़े चिंता भरे स्वर में बोले, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? मेरा मतलब है, आपने तो इस काम के लिए पहले मना कर दिया था, फिर अचानक। पुरुषोत्तम जी उनकी बात सुन बस हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख माथुर अब आगे कुछ नहीं कह सकता था। वो उनके आगे कुछ पेपर्स बढ़ाते हुए बोले, आपने जैसा पहले कहा था, ये पेपर्स रेडी है और ये रही उनकी जेरोक्स कॉपी। आप एक बार देख लीजिए। उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी उन पेपर्स को ध्यान से देखने लगते हैं। तो वही हरिओम जब पानी लेकर वहां पहुंचा तो वो पेपर्स वाली बात सुन लेता है। वो माथुर साहब को पानी देकर वहां से चला जाता है। हरिओम जैसे ही अंदर आया, वो अनुराधा जी को सामने देख थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मालकिन वो माथुर साहब कोई कागज लेकर आए हैं। इतना कह वो अपना सिर झुका लेता है। ये देख अनुराधा जी बोली, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुढ़ू सठिया गया है। लेकिन तभी उन्हें पुरुषोत्तम जी की उस दिन की कही हुई बात याद आती है, जब वो कह रहे थे कि अगर अद्वय उनकी बात नहीं सुनेगा तो अपनी सारी जायदाद दान में देकर खुद उनके साथ वृंदावन चले जाएंगे। कहीं ये वसीयत तो नहीं? खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो गहरी सोच में डूब जाती हैं। वो तो इवन खुद को वृंदावन में इमेजिन भी करने लगती हैं, वो भी कृष्ण भक्ति में लीन। और कभी कभी उनके पोते पोतियां और निर्मला उनसे वहां मिलने आती है, लेकिन उनकी खराब हालत देख वो परेशान हो जाती हैं। उनकी काफी बुरी हालत थी, फटे कपड़े और फटीचा हालत, जिसके लिए अब सब उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। न ही वो सब चैरिटी में दान देते, न ये सब होता। खुली आंखों से उन्हें सपनों में खोए हुए देख निर्मला जी उन्हें आवाज लगाते हुए बोली, माँ कहाँ खो गई? निर्मला की बात सुन वो होश में आती हैं। वो परेशानी भरे स्वर में बोली, कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। तो वही पुरुषोत्तम जी उन पेपर्स को देख मुस्कुराते हुए खुद से ही बोले, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ कैसे भागते हो तुम अद्वय। वो अभी खुश हो ही रहे थे कि तभी अनुराधा जी गुस्से में तमतमाते हुए किचन से बाहर आती हैं। वो उन्हें देखते हुए बोली, आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए मैं आपको कह देती हूँ, अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वही अनुराधा जी को गुस्से में देख पुरुषोत्तम जी मुस्कुराते हुए बोले, आप कैसी बात कर रही हैं? हमने क्या किया? उनकी बात सुन वो अपनी नजरें माथुर साहब पे करते हुए बोली, सच सच बताओ माथुर साहब, क्या करने की सोच रहे हैं ये देख माथुर साहब पुरुषोत्तम जी को देखने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, लेकिन तभी हॉल में दादी जी को जोर जोर से बात करते हुए सुन सभी नीचे आ जाते हैं। वैसे भी नाश्ते का समय हो रहा था, लेकिन इतनी सुबह सुबह उन्हें अपनी दादी का गुस्सा करना समझ में नहीं आता। ये नजारा देख माथुर समझदारी दिखाते हुए वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए पुरुषोत्तम जी से बोला, मुझे आज्ञा दीजिए मैं चलता हूँ, मेरी अभी दूसरे क्लाइंट के साथ भी मीटिंग है। उसकी बात सुन पुरुषोत्तम जी हाँ में सिर हिला देते हैं। उनकी हामी मिलते ही वो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन अनुराधा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो अपने पति से पूछते हुए बोली, अब बताए भी। वो कुछ कहते कि तभी उनकी नजर अपने पोते अद्वय पे जाती है, जो कि तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ये देख पुरुषोत्तम जी बोले, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अद्वय अपने दादाजी को देखने लगता है। तभी पुरुषोत्तम जी सोफे पे अपनी एक टांग को दूसरी पे चढ़ाते हुए बड़े आराम से हाथ में पकड़े वो पेपर्स आगे बढ़ाते हुए बोले, ये लो और पढ़ लो। इतना कह वो उन पेपर्स को टेबल पे रख देते हैं। अद्वय जानता था कि उसके दादाजी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो एक नजर उन्हें देख टेबल पे रखे हुए उन पेपर्स को देखने लगता है। तो वहीं आध्या, नेहा और नक्श तीनों चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। नेहा बोली, अब क्या हंगामा होने वाला है? अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए नक्श सामने देखते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन लगता है इस बार दादाजी का फास्ट बॉल से भाई को ऑल आउट करने का प्लान है। आध्या उसकी बात पे हामी भरते हुए बोली, सही कहा तुमने। अब तीनों बिना पल के झपकाए उन्हें देखने लगते हैं। इतने में ही अमन और सात्विक भी वहां आ जाते हैं। हॉल में इतनी खामोशी देख सात्विक और अमन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है।
लेकिन दादाजी और अद्वैय को एक दूसरे के सामने देख इतना तो वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देख अमन धीरे से सात्विक से बोला, लगता है भाई गलत समय पे आ गए। लेकिन सात्विक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अमन धीरे धीरे नक्श की ओर बढ़ जाता है। वो उससे पूछते हुए बोला, क्या हाल है? नक्श सामने देखते हुए बोला, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अमन भी सामने देखते हुए, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैच में क्या चल रहा है? उसकी बात सुन नक्श धीरे से बोला, दादाजी बॉल फेंक चुके हैं, अब देखना है कि भाई सिक्स लगाते हैं या आउट होते हैं। उसकी बात सुन अब अमन भी गौर से सामने देखने लगता है। तो वही अद्वैय जैसे जैसे उन पेपर्स को पढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसके माथे की नसें अब दिखने लगी थीं। ये देख अनुराधा जी बोली, अद्वैय बेटा सब ठीक तो है? लेकिन अद्वैय दादी को कोई जवाब देने के बजाय अपने दादाजी को देखते हुए बोला, आपको लगता है आपके ऐसे ब्लैकमेल करने से मैं डर जाऊंगा? लेकिन अद्वैय की बात सुन दादाजी होठों पे तंजिया मुस्कान के साथ बोले, कैसी बात कर रहे हो अद्वैय, ये तुम्हें डराने के लिए थोड़े ही है। वैसे कोई प्रेशर नहीं है। यू मे टेक योर टाइम। लेकिन बस इतना ही टाइम मिलेगा जितना इसमें लिखा है, इससे ज्यादा नहीं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इतना कह वो निर्मला जी से बोले, बहू नाश्ता लगाओ, आज बहुत जोरों की भूख लगी है। उनकी बात सुन अनुराधा जी गुस्से में बोली, अरे पहले बताए तो। लेकिन दादाजी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं और अद्वैय वहीं खड़ा उन पेपर्स को देखता रहता है। क्या होगा आगे, और ऐसा क्या लिखा है पेपर्स में? क्या दादाजी की बाल पे अद्वैय मारेगा सिक्स या होगा आउट? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 30, अद्वैय का गुस्सा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माथुर जी पुरुषोत्तम जी से मिलने स्वान विला आए थे, उन्हें कुछ पेपर्स देने जो पुरुषोत्तम जी ने ही उनसे मंगवाए थे। लेकिन अनुराधा जी ये देख कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। वो माथुर साहब से कुछ पूछती उससे पहले ही वो काम का बहाना बना के 9-2-11 हो जाते हैं, इसलिए वो अपने पति को देखने लगती हैं। लेकिन तभी अद्वैय भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। दादाजी तो उसे देखते ही उसके सामने बाउंसर बॉल फेंक के नाश्ता करने चले जाते हैं। लेकिन अद्वैय वहां खड़ा उस बॉल उन पेपर्स को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई बिजली का 440 वोल्ट्स का झटका लग गया हो। तभी अद्वैय की दादी अनुराधा जी उसके कंधे पे हाथ रख पूछते हुए बोली, अद्वैय क्या लिखा है पेपर्स में? लेकिन अद्वैय उनकी किसी बात का जवाब देने के बजाय गुस्से में उन पेपर्स को मुट्ठी में भरते हुए पुरुषोत्तम जी की ओर जाता है। वो उन पेपर्स को डाइनिंग टेबल में दादाजी की तरफ फेंकते हुए बोला, ये क्या है? आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। अद्वैय के साथ ही बाकी सब भी अब पलट के दूसरी तरफ मुड़ गए थे, क्योंकि हाल से ठीक दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल था जो वहां से देखा जा सकता था। अब तो अनुराधा जी समझ गई थी कि पक्का उनके पतिदेव ने फिर से कुछ ऐसा किया है जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो भी अद्वैय के पीछे पीछे वहां आ जाती हैं। अमन ये नजारा देख नक्श से बोला, यार ये दादाजी की बाउंसर बॉल तो लगता है मेरे सिर के ऊपर से चली गई। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? नेहा अमन की बात सुन चिढ़ जाती है। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, अमन आपका दिमाग घास चरने गया है क्या? क्या आपको दिखता नहीं हम भी यहाँ क्लूलेस खड़े हैं? फिर आपको क्या बताएंगे? वो अपने अद्वैय भाई को परेशान देख भड़क चुकी थी, क्योंकि उसकी जान बसती थी अद्वैय भाई में। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे बोली, एक तो पता नहीं ये दादाजी भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इतने दिनों के बाद आए हैं लेकिन फिर भी भाई को परेशान करने का एक भी दिन नहीं छोड़ते। नेहा की बात सुन सब उसे घूर के देखते हैं, क्योंकि परेशान करने वाले कभी भी दादाजी तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो काम तो अद्वैय करता था। अमन तो अद्वैय के आने से पहले ज्यादा खुश था, क्योंकि तब कोई उस पे हुकूमत करने वाला जो नहीं था। तभी अद्वैय दादाजी से बोला, मैंने पहले भी कहा था कि दूसरों की जिंदगियां कंट्रोल करना बंद कीजिए। आपने इसी के चलते मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की। अद्वैय की बात सुन निर्मला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो तो जैसे जहर का कड़वा घूंट पी करके रह जाती हैं और कुछ नहीं कहती, जैसे उन्होंने कसम खा रखी हो कि कभी कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने आज भी अद्वैय और अपने ससुर के बीच में कुछ नहीं कहा, बस बुत बने खड़ी थी। तो वही नेहा सबसे पूछते हुए बोली, ये बार बार भाई ऐसा क्यों कहते हैं कि माँ की जिंदगी दादाजी ने बर्बाद कर दी? उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं।
ये देख नक्श बात को घुमाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो भाई गुस्से में है न, इसलिए, और तुम तो जानती हो भाई का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह है। तभी अद्वैय की आवाज एक बार फिर उनके कानों में पड़ती है। वो आगे बोला, जब उससे भी आपका मन नहीं भरा तो आपने 3 साल पहले माहिर, और इतना कह वो रुक जाता है। शायद दूसरा नाम उस इंसान का था जिसे याद करने से सिर्फ उसे दर्द मिलता था। और ये बात वहां खड़े सभी जानते थे, अमन और सात्विक भी, लेकिन वो अद्वैय के उस दर्द को समझ तो सकते थे, लेकिन उसे खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अद्वैय ने अपने अगल बगल एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। उसे तो अब प्यार जैसे खूबसूरत शब्द से ही नफरत हो गई थी। वो आगे बोला, आपने सब खत्म कर दिया, अभी भी आपका मन नहीं भरा तो आप चाहते हैं मैं आपके कहने पे शादी कर लूं, वो भी 26th बर्थडे से पहले। अनुराधा जी अपने पति को हैरानी के साथ देखने लगती हैं। यूं तो वो भी चाहती हैं कि अद्वैय शादी करके अपना घर बसा ले, लेकिन उसके लिए ये पेपर्स बना के उनके पति को बात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। वो सब साथ में आराम से भी तो बैठ के बात कर सकते थे। तो वही ये देख आध्या बोली, भाई का बर्थडे तो अगले महीने की 5 को है। मतलब? तभी सात्विक बिना किसी भाव के सामने देखते हुए बोला, 20 दिन। सब हैरानी के साथ, व्हाट? दादाजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? सब ये सुन काफी ज्यादा शॉक में थे। तभी पुरुषोत्तम जी अद्वैय से बोले, मैंने कहा ना अद्वैय, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, वैसे भी तुम्हें अपने अलावा कोई दिखता कहाँ है। इतना कह वो निर्मला से बोले, बहू खाना लाओ। निर्मला कभी पुरुषोत्तम जी को देखती तो कभी अद्वैय को, लेकिन फिर वहां से किचन में चली जाती हैं। तभी अद्वैय बोला, मैं कोई शादी नहीं करने वाला। ये देख दादाजी हंसते हुए बोले, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा सारा परिवार सड़क पे आ जाए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, वो अपने पूरे परिवार को देखते हुए बोले, अद्वैय के जन्मदिन तक इस घर में जितने मजे करने हैं कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई ने शादी नहीं की तो ये सब कुछ चैरिटी में चला जाएगा, और ये हमारा आखिरी फैसला है। अब ये सबको दूसरा झटका था। अद्वैय उन्हें गुस्से में देखते हुए बोला, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं कोई शादी नहीं करूंगा। आपके फैसलों के चलते मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। दादाजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। तो वही दादाजी की बात सुन सबके तोते उड़ गए थे। उन्हें घर छोड़ के जाना होगा। भला भाई की शादी से उनके घर से और दादाजी की चैरिटी से क्या लेना देना। दादाजी ऐसा कैसे कर सकते थे। ये देख अमन और सात्विक एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी अपनी नौकरी खतरे में नजर आ रही थी। अद्वैय आगे बोला, बस यही रवैया, इसीलिए मैं घर नहीं आना चाहता था। आपको सिर्फ खुद से मतलब है। दादाजी, ओ सॉरी, आप तो सौदागर है। सौदागर पुरुषोत्तम सिंह राजपूत, जिसे सिर्फ दूसरों की जिंदगियों से खेलना आता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या चाहता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको जो करना है कीजिए, फिर चाहे आपका ये परिवार सड़क पे ही क्यों न आ जाए। मैं शादी नहीं करूंगा। इतना कह वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अमन और सात्विक उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तो वही पोता तो बरस के चला गया। अब बारी थी अनुराधा जी की। आप सच में हम सबको सड़क पे भीख मांगते हुए देखना चाहते हो? मैंने कहा था कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, आप फिर क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं? और शादी शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़े ही है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन पुरुषोत्तम जी बिना किसी भाव के साथ बोले, हम फैसला कर चुके हैं, और वैसे भी हमने जो किया हमें उसका कोई अफसोस नहीं। ये उसकी भलाई के लिए है, और हम जानते हैं कि वो शादी के लिए भी मान जाएंगे। तो वही ये नजारा देख नक्श, नेहा और आध्या तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें सच में अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था। तो वही जितना गुस्सा अद्वैय को दादाजी पे था, उतना ही गुस्सा कोई और भी था, और वो था माहेश्वरी। सुबह जब वो होश में आया तो उसके हाथ और पांव टाई से बंधे हुए थे। खुद को यूं बंधे हुए देख उसे रात का सब याद आ जाता है। वो लड़की और उसका वो इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश करना, उसे एक एक कर सब याद आ जाता है। लेकिन पहले तो वो खुद को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस लड़की ने नोट कुछ ज्यादा ही टाइट बांधे थे, इसलिए महेश्वरी अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई है, ताकि कोई तो उसकी आवाज सुन अंदर आके उसे खोल सके। लेकिन कोई फायदा नहीं। जब काफी देर तक कोई नहीं आया
तो वो रात वाली उस लड़की को कोसने लगता है। वो बोला, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, बस यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि ये सब उसी की वजह से तो हुआ था। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और उसे यहाँ भेजा किसने था। यही सब सोच के वो परेशान हुए जा रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक रूम सर्विस वाला अंदर आता है। लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हैरानी के साथ सामने पड़े हुए आदमी को देखने लगता है। वो महेश्वरी को काफी अच्छे से जानता था, क्योंकि वो यहाँ का वीआईपी गेस्ट जो था। वो उसे इस हालत में देख हैरानी से देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी उसके कानों में महेश्वरी की गुस्से भरी आवाज पड़ती है। वो बोला, अरे ओ, अब देखता ही रहेगा क्या, मुझे जल्दी से खोल। उसकी डांट सुन वो वेटर बेचारा जल्दी से उसके हाथ पांव को खोलने लगता है। लेकिन महेश्वरी इतने गुस्से में था कि उस वेटर को थैंक यू कहने के बजाय वो उसे लात मार के पीछे फेंक देता है और खुद वहां से खड़ा होने लगता है। वेटर तो बेचारा उसके ऐसा करने से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो कहते हैं, न भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बस वही समझिए, क्योंकि पूरी रात एक टाई से बंधे होने और नीचे सोने की वजह से उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और अब उसका सीधा खड़ा होना भी मुश्किल था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, इसलिए वो घुटने के बल गिर जाता है। इसलिए वही वेटर उसे दोबारा संभालने के लिए आगे आता है। महेश्वरी उसे इस बार कुछ नहीं कहता और उसका सहारा लेकर बेड पे बैठ जाता है। लेकिन वो आराम से बैठने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तो क्या होगा आगे? क्या महेश्वरी लगा पाएगा पता उसके साथ ऐसा करने वाले का? और क्या करेगा अब अद्वैय? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। लेकिन जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें और साथ ही कमेंट करना न भूलें।